हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग के माता पिता का रियूनियन हो चुका था, वो भी पूरे 20 सालों के बाद, जिसके चलते वो दोनों काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जबकि लिन फेंग का अपना भी अपनी बीवी के साथ रियूनियन हो चुका था, जिसके चलते वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे थे। जबकि उनके तीनों बच्चों की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। खैर, फैमिली रियूनियन के बाद लिन फेंग अपने पिता से बात करता है, जहाँ उसके पिता लिन ज़ाओटियान उसे बताते हैं कि इस फ्यूचर रियलम के ऊपर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसे तुम्हें ही रोकना होगा। पर उसके लिए तुम्हें ना सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाना होगा, बल्कि उसी के साथ साथ इमोर्टल सोड एनर्जी को भी सीखना होगा। क्योंकि अपनी आगे की जर्नी में लिन फेंग का मुकाबला जिन दुश्मनों के साथ होने वाला था, वो सभी अभी के लिए लिन फेंग से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए लिन फेंग के पिता लिन ज़ाओटियान अपने बेटे लिन फेंग को कल्टीवेशन के एक नया पाथ देते हैं, जो था तो बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन लिन फेंग उसे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें युनमिंग पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेचारा ज़ाओटियान है किनक्यू से बचते हुए छुपता छुपाता फिर रहा था, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर तक खुद को किनक्यू से नहीं छुपा पाता। और फाइनली किनक्यू उसे वहाँ पे पकड़ते हुए कोल्टून में उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे नहीं भूले होगे। अब किनक्यू की ये बात सुनकर तो बेचारे ज़ाओटियान की हवा ही वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किनक्यू के सवाल का क्या जवाब दे। तभी वो वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर किनक्यू के कंधे दबाते हुए उससे कहता है, मिस मिंग, मैं तो आपसे मिलना भूल ही गया था। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, अब तो आप मेरे मास्टर की बीवी हैं, उस लिहाज से आप मेरी लेडी मास्टर हुई। और ये कहकर ज़ाओटियान वहाँ पे मुस्कुराते हुए किनक्यू से कहता है, लेडी मास्टर, ये लिटिल गुड आपको ग्रीट करता है। ज़ाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किनक्यू वहाँ पे उससे कहती है, ओ तो तुम एक विचुअल गॉड बन चुके हो, तुम्हारी किस्मत तो काफी अच्छी निकली। किनक्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओटियान वहाँ पे जल्दी से सामने आकर उसके सामने लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, ये सब तो आपके हस्बैंड यानी मेरे मास्टर लिन फेंग की वजह से हो पाया है। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो अब तक मैं टोंगटियान रियल में ही फंसा हुआ होता। ज़ाओटियान की ये बात सुनकर किनक्यू वहाँ पे उसके पास आकर खतरनाक फेस बनाते हुए कोल्टून में उससे कहती है, पर मैंने तो सुना है कि तुम लिन फेंग को अपने क्लैन में ले गए थे और वहाँ पे तुमने अपने रियलम की एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की से भी लिन फेंग को मिलवाया था, क्या ये बात सच है? और ये कहकर किनक्यू वहाँ पे ज़ाओटियान को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी थी, जो देखकर तो बेचारे ज़ाओटियान की रूह ही वहाँ पे कांप उठती है। वो जल्दी से वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक अफवाह है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा गॉड ही जानता है कि मैं आपको लेकर कितना ज्यादा वफादार रहा हूँ। मैं मास्टर को हमेशा कहता रहता था कि आपकी बीवी यानी हमारी लेडी मास्टर आपके इंतजार कर रही होंगी, इसलिए आपको किसी और लड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। हालांकि रियलिटी में ज़ाओटियान हर बार लिन फेंग को अलग अलग लड़कियों के बारे में सजेस्ट करता रहता था, जबकि ज़ाओटियान वहाँ पे अपने ऊपर से इल्जाम हटाते हुए कहता है, और वैसे भी लेडी मास्टर, मैं तो एक मामूली सा बर्ड हूँ, भला मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा। ज़ाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किनक्यू वहाँ पे एक बार फिर से उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहती है, चू लिंगर मेरी कजन है, जो कि कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती। उसने मुझसे कहा था कि ज़ाओटियान लिन फेंग को नई नई लड़कियां दिखाया करता था, और हाँ, मुझे उसने तुम्हारा एक डायलॉग भी बताया था। तुम क्या कहते रहते थे अपने मास्टर से कि इस दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे मास्टर को डिजर्व करती हैं। अब किनक्यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा ज़ाओटियान वहाँ पे डर के मारे थर-थर कांपने लगा था, और वो जल्दी से अपने घुटनों पे आकर किनक्यू से माफी मांगते हुए कहता है, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक्चुअली मैं उस समय आपके बारे में नहीं जानता था, इसलिए अनजाने में ही मैं वैसी गलती कर बैठा। अगर मुझे पता होता कि आप मास्टर की बीवी है तो मैं कभी भी मास्टर को ऐसा कुछ नहीं कहता। इसी बीच हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मिंगटियन अपनी दोनों बहनों के साथ खेलता हुआ अपनी माँ के पास आ गया था, जहाँ इतने अरसे के बाद अपने बच्चों को इस तरह से खुशी से खेलते हुए देखकर उनकी माँ भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिन्हें प्यार करने के बाद किनक्यू वहाँ पे एक बार फिर से ज़ाओटियान से कहती है, तो हम लोग कहाँ पे थे? किनक्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा ज़ाओटियान वहाँ पे हड़बड़ाते हुए मिंगटियन से कहता है, यंग मास्टर मिंगटियन, आप ही अपनी माँ को समझाइए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और ये कहकर ज़ाओटियान वहाँ पे सबसे पहले उड़कर मिंग फेंग के पास जाते हुए उससे कहता है, प्लीज इस लिटिल बर्ड की जान बचा लो। ज़ाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंग फेंग भी उसे वहाँ पे अपने गले लगाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने चारों तरफ से तुम्हें कवर किया हुआ है, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। और ये कहकर मिंग फेंग अचानक से वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए ज़ाओटियान से कहती है, अरे मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई, दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां मेरे मास्टर की बीवी हैं, ये बात तो मैंने ही अपनी माँ को बताई थी। अब मिंग फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओटियान को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि वो गलत इंसान से मदद मांग रहा है, इसलिए वो वहाँ पे उड़ता हुआ जल्दी से मिंगशेंग के पास चला जाता है, जिसे देखकर मिंगशेंग भी वहाँ पे शरारती मुस्कान के साथ अपनी माँ किनक्यू से कहती है, ओम क्या आप ज़ाओटियान को रोस्ट करना चाहोगी? इसका रोस्ट बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा, पर मैं पहले ही बता देती हूँ, इसके विंग्स को मैं खाऊंगी। अब ये सुनकर तो बेचारा ज़ाओटियान वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गया था, और वो वहाँ पे उन दोनों बलाओं से अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा था,
जबकि वो दोनों बहनें तो बेचारी शाओटियान को वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं दे रही थी। जबकि मिंगटियान सीधा वहाँ पे अपनी माँ के पास जाकर उन्हें समझाते हुए कहता है, माँ मैं मानता हूँ कि शाओटियान फादर से ऐसी बातें करता रहता था, इवन काफी बार तो मैंने खुद अपने कानों से भी सुना है, लेकिन फादर ने कभी भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। ऊपर से शाओटियान पिछले 5 सालों से फादर का बहुत ज्यादा वफादार रहा है, इसलिए प्लीज उसे माफ कर दीजिए। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर में खुद ही फादर को फॉलो कीजिएगा, इससे आप फादर के ऊपर हमेशा नजर भी रख पाओगी। अपने बेटे मिंगटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि किनक्यू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसका बेटा इतना ज्यादा समझदार जो था, इसलिए उसे अपने बेटे मिंगटियान के ऊपर काफी ज्यादा प्यार आने लगा था। पर जब बेचारा शाओटियान वहाँ पे ये बात सुनता है तो उसने तो परेशानी के मारे अपना सर ही पकड़ लिया था, क्योंकि वो वहाँ पे लिनफेंग के लिए अपने डीमन रियलम के अंदर ही काफी सारी लड़कियों को वादा कर चुका था कि वो उन सभी को अपनी माता की बीवी बनाएगा। यही सब सोचकर बेचारे शाओटियान वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है, अब उन सभी को मैं क्या जवाब दूंगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे मिंगटियान के साथ थे मिंगफेंग और मिंगशेंग भी वहाँ पे अपनी माँ से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी थी कि प्लीज माँ शाओटियान को माफ कर दीजिए। अपने तीनों बच्चों की रिक्वेस्ट सुनकर किनक्यू भी वहाँ पे शाओटियान को माफ करते हुए कहती है, इस बार तो मैं तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ कर रही हूँ, पर अगर अगली बार तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं वाकई तुम्हारा रोस्ट बना दूंगी। अपनी लेडी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान उसे वहाँ पे मक्खन लगाते हुए कहता है, लेडी मास्टर आप चिंता मत कीजिए, अगर अगली बार आपको मास्टर के साथ कोई औरत देखी भी सही तो मेरा सर आपके कदमों में होगा। अव्वल तो अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद ही उस लड़की की जान ले लूंगा, क्योंकि मेरी लेडी मास्टर की जगह और कोई भी नहीं ले सकता, ये पोजीशन सिर्फ आप ही डिजर्व करती हो। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किनक्यू वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहती है, अब जब तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं एक बार तुम्हारे ऊपर विश्वास कर ही लेती हूँ, चलो अब मेरे साथ आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि पिछले इतने सालों में लिनफेंग ने क्या क्या किया। ये सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए किनक्यू के साथ जाने लगा था, जो देखकर मिंगटियान और उसकी दोनों बहनें भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने शाओटियान को वहाँ पे अपनी माँ से बचा तो लिया था। जबकि शाओटियान भी वहाँ पे किनक्यू के पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है, फाइनली मैं बच ही गया, पर एक बड़ की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल होती है ये कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं शाओटियान को इस तरह से अपनी माँ के साथ जाते हुए देखकर वो तीनों बच्चे वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब भी शाओटियान की खैर नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि एक रूम के अंदर बैठा हुआ अपने पिता के कल्टीवेशन पाथ को प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है, जिसे महसूस करके लिनफेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए खुद से ही कहता है, ये अचानक से मुझे इतनी बुरी फीलिंग्स क्यों आ रही है। और ये कहकर लिनफेंग खुद ही ना हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं अभी मैं सबके बारे में नहीं सोच सकता, मुझे अपना पूरा का पूरा ध्यान है पैरामोडल इमोर्टल कल्टीवेशन के ऊपर लगाना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि मैं अपने सोल के ऊपर फोकस करूं। लिनफेंग ऐसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, लेकिन ये ऑरा उसके पहले वाले स्पिरिचुअल ऑरा की तरह नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अंदर पैरामोडियल एनर्जी शामिल थी, जो कि मामूली स्पिरिचुअल एनर्जी से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। तभी लिनफेंग वहाँ पे खुद से ही कहता है, मेरी जुआन युआन स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस बात में मेरे काम नहीं आ पा रही, पर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, क्योंकि हर एक एनर्जी का कोई ना कोई सोच तो होता ही है, मुझे बस उसी सोच तक ही पहुंचना होगा। पर सवाल है कैसे, क्योंकि अभी के लिए मैं अपना पूरा दम लगा कर अपनी सोल के अंदर लॉ ऑफ इमॉर्टैलिटी को तो कंडेंस कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं लॉ ऑफ गॉड्स को कंडेंस नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है अब अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए मुझे अपनी डार्क रीइंकार्नेशन सोल का इस्तेमाल करना होगा, और साथ ही साथ लॉ ऑफ शिंटो को भी साथ लेकर चलना होगा, इससे हो सकता है कि मुझे कामयाबी मिल सके। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे किनक्यू को लिनफेंग के बारे में सब कुछ बताने लगा था, कैसे लिनफेंग की जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे वो खुद को पावरफुल बनाने के लिए आगे बढ़ता ही चला गया। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि मिंगटियान वहाँ पे अपनी बहनों के साथ खेलते हुए खुशी खुशी भाग रहा था। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे एक बार फिर से होंगमिंग इमॉर्टल सोल एनर्जी को कंडेंस करने में नाकाम हो चुका था, जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, नहीं मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और ये कहकर लिनफेंग दोबारा से वहाँ पे कोशिश करते हुए कहता है, अब की बार मैं कामयाब होकर रहूंगा। और ये कहकर तो वो वहाँ पे सबसे पहले अपनी फुल पावर के साथ सोर्ड आर्ट को एक्टिवेट करता है, और उसका सोर्ड आर्ट इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि हम देखते हैं कि उसने पूरे के पूरे यूनमिंग पैलेस को कवर कर लिया था। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने सोर्ड आर्ट के साथ साथ लिनफेंग वहाँ पे मोटर गेट को भी ओपन करने में कामयाब हो चुका था। तभी हम स्पेस में एक पैरामोडियल सोर्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उड़ते हुए काफी तेजी के साथ लिनफेंग की सोल की तरफ खींची चली जा रही थी। और देखते ही देखते वहाँ पे उस पैरामोडियल सोर्ड की एनर्जी उसी मोटर गेट से होता हुआ सीधा वहाँ पे लिनफेंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरा का पूरा यूनमिंग पैलेस गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ चमकने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि यूनमिंग पैलेस के सभी कल्टीवेटर्स का ध्यान भी वहाँ पे उसी तरफ चला गया था। और वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे उस गेट को देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो पैरामोडियल इमॉर्टल गेट है, मुझे लगता है कि कोई बहुत जल्द यहाँ पे एक सोर्ड गॉड बनने जा रहा है। जबकि जैसे जैसे वो पैरामोडियल एनर्जी वहाँ पे लिनफेंग की बॉडी के अंदर जा रही थी, लिनफेंग की एबिलिटीज के साथ साथ उसके सेंसेस भी और ज्यादा शार्प होते जा रहे थे। इवन वो दूर से वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स की बातें सुन पा रहा था, जो सुनकर उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल भी आ चुकी थी। तभी ये कल्टीवेटर वहाँ पे चिल्लाते हुए
अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, बेवकूफ कहेंगे, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से बैठकर यहाँ पे कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हुए इस एनर्जी को रिफाइन करने की कोशिश करो। ऐसे खास मौके लाइफ में सिर्फ एक बार ही मिल पाते हैं, इसलिए हम लोगों को इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। और ये कहकर वो सभी भी वहाँ कल्टीवेशन करते हुए उस पैरामोडियल एनर्जी को रिफाइन करने की कोशिश करने लगे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि मिंगटियान और बाकी सभी का ध्यान भी वहाँ पे उसी तरफ चला गया था और मिंगटियान तो वहाँ पे सोर्ड आर्ट को देखकर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो फादर का सोर्ड आर्ट है, इसका मतलब है कि फादर एक बार फिर से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और ये कहकर मिंगटियान वहाँ पे खुशी के मारे उछलता हुआ पैलेस की तरफ ही बढ़ गया था, जो देखकर शाओटियान भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि प्योर सोर्ड एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर ही कंडेंस कर सकते हैं। और ये बात आज उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दी। जबकि पैलेस के अंदर की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग की गोल्ड मास्टर सोल वहाँ पे बाहर आ चुकी थी और ऐसा होते ही यूनमिंग पैलेस के अंदर मौजूद सभी सोर्ड्स खुद ब खुद ही औरतें भी वहाँ पे लिन फेंग के चारों तरफ घूमने लगी थी। पर लिन फेंग अपनी सोर्ड्स के ऊपर फोकस ना करके सीधा अपनी सोल के ऊपर फोकस करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सारी पैरामोडियल सोर्ड एनर्जी लिन फेंग के फोरहेड के ऊपर इकट्ठा होते हुए सीधा वहाँ पे उसके सोल सीरियलम के अंदर जाने लगी थी। और इसी तरह देखते ही देखते लिन फेंग वहाँ पे काफी देर तक उस पैरामोडियल सोर्ड एनर्जी को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करता रहता है। और जब वो वहाँ पे अपने प्रोसेस को रोकता है तो वो पैरामोडियल इमोर्टल गेट भी वहाँ से गायब हो चुका था, जिसके गायब होते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग की दोनों गॉड सोर्ड्स वहाँ पे बाहर आते हुए कहती हैं, तो फाइनली हम लोग दोबारा से ट्रू गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू कर ही गए। अब हम दोनों अपनी फुल पोटेंशियल के साथ अपनी पास को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पे आइस सोर्ड की स्पिरिट भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी अपने पीक पे पहुंच चुकी हूँ और ये पावर तो पिछले वाली पावर से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। मुझे अपनी बॉडी के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ बड़ी बड़ी आर्मीज तक को मिट्टी में मिला सकती हूँ। उन दोनों स्पिरिट्स की ये बातें सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, बहुत अच्छे। और ये कहते हुए लिन फेंग उन्हें वहाँ पे वापस रख लेता है और अपने अगले टास्क को याद करते हुए कहता है, अब बारी लॉ ऑफ थंडर की। असल में लिन फेंग लॉ ऑफ थंडर को मास्टर तो पहले से ही कर चुका था, लेकिन अभी तक वो उसे मोटल लेवल तक नहीं पहुंचा पाया था, इसलिए अब की बार वो अपने लॉ ऑफ थंडर को भी मोटल लेवल तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए वो वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर चुका था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे 2 दिन और गुजर जाते हैं और आज पूरे 2 दिनों के बाद लिन फेंग की बॉडी से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकलने लगा था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बार फिर से पैरामोडियल इमोर्टल गेट भी एक्टिवेट हो चुका था, पर ये अब रोज का हो चुका था। हर रोज वो पैरामोडियल इमोर्टल गेट ओपन होता और लिन फेंग पूरा का पूरा दिन कल्टीवेट करता रहता। और इसी तरह हर गुजरते दिन के साथ लिन फेंग पावर से पावरफुल होता चला जा रहा था। इवन अब तो बाहर की तरफ बैठे हुए कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे थक चुके थे। उन्हें लगा था कि वो उस पैरामोडियल इमोर्टल गेट को सिर्फ एक बार ही देख पाएंगे, लेकिन वो पैरामोडियल इमोर्टल गेट तो हर रोज ही एक्टिवेट हो रहा था, जिसके चलते अब वो लोग भी वहाँ पे कल्टीवेट करते करते थक चुके थे। इवन एक कल्टीवेटर तो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि ये क्या मजाक है, ये पैरामोडियल इमोर्टल गेट तो हर रोज ही एक्टिवेट होने लगा, ये तो हम लोगों को यहाँ पे एक दिन के लिए भी रेस्ट नहीं करने दे रहा। जबकि पैलेस के अंदर की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अचानक से वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है और जैसे लिन फेंग वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल पैरामोडियल थंडर एनर्जी रिलीज होती है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से पूरा का पूरा यूनमिंग पैलेस ही वहाँ पे हिलते रह गया था। वहीं बाहर की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग के बच्चे तो अभी तक भी शाओटियान के साथ खेल रहे थे। खेल क्या रहे थे, बेचारे को परेशान कर रहे थे कि इसी बीच उन सभी के ध्यान भी एक बार फिर से वहाँ पे पैलेस के अंदर चला जाता है, जिससे देखकर शाओटियान वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। हालांकि वो भी वहाँ पे अपने मास्टर के पास जाकर प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन लिन फेंग के बच्चे थे कि उसे वहाँ पे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर इसी तरह लिन फेंग को वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं और इन दिनों के अंदर लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कड़ी मेहनत करते हुए ऑलमोस्ट 9 लाख की पावर्स को मास्टर कर चुका था और उन सभी लाख की पावर से लिन फेंग की चारों तरफ घूम रही थी, जिन्हें देखते ही देखते लिन फेंग वहाँ पे एक एक करके अपने सोल सीरियलम के अंदर डालने लगा था। और जब वो अपने सभी लाख की पावर्स को अपने सोल सीरियलम के अंदर डाल लेता है तो गॉडेस नोंगजी वहाँ पे बाहर आते हुए लिन फेंग से कहती है, तो फाइनली तुम दी ग्रेट टाओ के सभी लाख की पावर्स को मास्टर कर चुके हो और इतना ही नहीं, तुम ब्रेक थ्रू करते हुए एक नए लेवल के ट्रू गॉड बन चुके हो। अब अगले स्टेप में तुम्हें अपने कल्टीवेशन को अपनी लॉ पावर्स के साथ मर्ज करना होगा और जब ये दोनों पावर्स पूरी तरह से मर्ज हो जाएंगी तब तुम आसानी के साथ हेवनली गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू भी कर लोगे। गॉडेस नोंगजी की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए उससे कहता है, ओके ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी एक फॉरबिडन फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल पावर के साथ अपनी लॉ पावर्स को मर्ज करने लगा था। पर जब लिन फेंग ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो बहुत जल्द इस पे नाकाम हो जाता है, जो देखकर लिन फेंग को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि ये करना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। जो देखकर गॉडेस नोंगजी वहाँ पे उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, तुम जितना चाहे मर्जी समय ले सकते हो, क्योंकि 2 अलग अलग पावर्स को आपस में मर्ज करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होता। पर अगर तुम सक्सेसफुली इस फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर लेते हो तो ना सिर्फ तुम्हारी कॉम्बैट पावर डबल हो जाएगी, बल्कि उसी के साथ साथ तुम्हारे अंदर कुछ नई एबिलिटीज भी आ जाएंगी। और जानते हो सबसे ज्यादा कमाल की बात क्या है, अपनी दोनों पावर्स को पूरी तरह से मर्ज करने के बाद तुम एक नए मिस्टीरियस रियलम को भी अचीव कर लोगे। वो रियलम क्या और कैसे होगा उसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जानता होगा।
गोडिस नु के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फ्यूजन टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लग गया था, जहाँ इस पर उसके इरादे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। और देखते देखते काफी देर तक उसे प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो गॉड कुनपिंग के फ्यूजन आर्ट तक पहुंच चुका था। और जब लिन फेंग अपनी सोल सी रियलम के अंदर कुनपिंग स्पिरिट्स को देखता है तो वो खुद भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, तो ये है फ्यूजन टेक्निक का असली मतलब, कुनपिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये कहकर लिन फेंग उन्हें वहाँ पे आपस में फ्यूज कर पाता। उससे पहले इटर्नल ड्रैगन वहाँ पे बाहर आते हुए लिन फेंग से कहते हैं, ये तो मैं जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है उतना ज्यादा आसान होने नहीं वाला, इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई गलती मत कर देना। और रही बात शिंटोला की, तो उसकी पावर ऑलरेडी यिन यांग एनर्जी को सरपास कर चुकी है, जिसके चलते वो अभी भी हमारे लिए एक मिस्टीरियस चीज है। इसलिए अगर तुमने इस फ्यूजन टेक्निक के अंदर कोई छोटी सी भी गलती की तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन साबित हो सकती है, जो कि तुम्हारे साथ साथ आसपास के पूरे एरिया को भी खत्म कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होगे कि ये मामला कितना ज्यादा संजीदा है। इटर्नल ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे खुद को संभालते हुए इटर्नल ड्रैगन से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। और ये कहकर लिन फेंग अब दोबारा वहाँ पे होश के साथ काम लेते हुए द क्रिएशन ऑफ जे डिस्क को भी बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जैसे वो वहाँ पे अपनी फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो लिन फेंग बेचारा वहाँ पे एक बार फिर से उसमें नाकाम हो चुका था। इसी बीच हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल रियलम की एक जगह पे कुछ हलचल होने लगी थी, और देखते ही देखते अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से वहाँ पे एक करके दूसरी दुनिया के डिमोनिक कल्टीवेटर्स बाहर आने लगे थे, जहाँ उनका लीडर स्पिरिचुअल रियलम को देखकर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये दुनिया तो वाकई बहुत ज्यादा प्यारी है। और ये डिमोनिक कल्टीवेटर कोई आम कल्टीवेटर नहीं था, बल्कि ये अपनी दुनिया के अंदर डार्क एंसेस्टर गॉड के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम था गॉड मोइडा। और गॉड मोइडा वहाँ पे उस दुनिया को देखकर जोर जोर से हंसने लगा था, और ऊपर से वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से एक एक करके उसकी पूरी आर्मी भी बाहर आने लगी थी। लेकिन जैसे उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से डार्क एंसेस्टर गॉड की आर्मी बाहर आती है, तो वहाँ पे ऊपर आसमान में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी हेवनली ट्रिब्यूलेशन अपीयर होने लगी थी, जिसे देखकर डार्क एंसेस्टर गॉड वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, हेवन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे मार लोगे? तुमने हमें बहुत समय तक स्पेस रियलम के अंदर फंसा लिया, अब हमारी बारी है इस पूरी दुनिया को कंकर करने की। डार्क एंसेस्टर गॉड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन से उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक होती है। लेकिन वो डार्क एंसेस्टर गॉड इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ उस अटैक को रोक लेता है, और उसके बाद वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए हेवन से कहता है, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, अब देखना इसके बदले में मैं कैसे तुम्हारी इस छोटी सी दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर डार्क एंसेस्टर गॉड खुद वहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम के अंदर आगे की तरफ बढ़ गया था, और उसके रास्ते में वहाँ पे जो कुछ भी आ रहा था वो उसे वहाँ पे तबाह करता जा रहा था, जिसके चलते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर अंदर स्पिरिचुअल रियलम के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आ चुकी थी, जहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन लगातार डार्क एंसेस्टर गॉड का पीछा करते हुए उसके ऊपर अटैक तो किए जा रही थी, लेकिन उसकी किसी भी हमले को वहाँ पे डार्क एंसेस्टर गॉड के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। जो देखकर डार्क एंसेस्टर गॉड वहाँ पे मुस्कुराते हुए हेवनली ट्रिब्यूलेशन से कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि अब की बार तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, अब मेरी बारी है तुम्हारी बनाई हुई इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक बार फिर से यूनमिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग के माता पिता आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से लिन ज़ाओटियान को वहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जिसके चलते लिन ज़ाओटियान वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। जो देखकर मिस ब्लू मून वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती है, क्या हुआ ज़ाओटियान, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? जिस पे ज़ाओटियान वहाँ पे सीरियस होकर जवाब देते हुए कहता है कि स्पिरिचुअल रियलम के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा। अपने हस्बैंड लिन ज़ाओटियान की ये बात सुनकर मिस मून वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं मैं तुम इस तरह से अकेले नहीं जाने दूंगी। जिस पे लिन ज़ाओटियान उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है जो कि तुम्हारे पति को चोट पहुंचा सके, तुम बस मेरा एक काम करना, लिन फेंग से जाके कहना कि वो तुम्हारा और बाकी सभी का ख्याल रखे। और ये कहकर लिन ज़ाओटियान वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ डार्क एंसेस्टर गॉड का मुकाबला करने के लिए वहाँ से रवाना हो चुका था, जिनके जाते लिन फेंग भी वहाँ पे उस गड़बड़ को महसूस करते हुए वहाँ पे आ चुका था, और आते साथ ही वहाँ पे अपनी माँ से सवाल करते हुए पूछता है, माँ फादर कहाँ गए? जिस पे मिस मून भी वहाँ पे सीरियस होकर लिन फेंग को जवाब देते हुए कहती है कि वो किसी बहुत बड़े मैटर से डील करने के लिए गए हैं, उन्होंने मुझे तुम्हें और बाकी सभी का ख्याल रखने के लिए कहा है। और मिस मून कैसा कहते ही हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।